जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि ग्रह कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, तो क्यों उसकी कुंडली ग्रहों को देखते हुए हमारे जो विद्वान लोग हैं ग्रहों को देखते हुए भी उसकी कुंडली क्यों बनाते हैं? किसकी कुंडली? इंसान की या मकान की? एक व्यक्ति की कुंडली की बात कर रही हूँ हाँ। मैं, जाहिर सी बात है। हाँ। क्यों कहते हैं कि ये साल इसका आने वाला इतना अच्छा होगा, ये आने वाला साल इसका खराब होगा? तो आप कह रहे हैं ग्रह कोई रोल प्ले नहीं करते? वो भी तो इंडिकेटर है ना, आप नहीं समझी। आपने जन्म लिया, छठे दिन आपकी कुंडली बन गई, जिसको छठी बोलते हैं। छठे दिन आपकी कुंडली बन गई। कुंडली के हिसाब से ये पता चलता है कि आपकी कुंडली ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। सी ग्रेड है तो सी प्लस है, सी है या सी माइनस है। बी है तो बी प्लस है, बी है या बी माइनस है। ए है तो ए डबल प्लस है, ए प्लस है, ए है या ए माइनस। ठीक है, ये अब आपको एक नॉलेज दे दी गई कि आपकी कुंडली इस प्रकार की है, आपका जीवन इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ये बता दिया गया कि आपके शत्रु राशि ये है, मित्र राशि ये है। आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपके पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे या नहीं होंगे, आप नौकरी करेंगे या आप बिजनेस करेंगे, आप इस दिशा में प्रगति करेंगे, इस दिशा में दुर्गति करेंगे। आपको क्या दे दिया गया? जीवन की एक प्लानिंग दे दी गई कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो एक्चुअल ड्रीम्स, रियल ड्रीम्स होने चाहिए। तो आपको जो ड्रीम बनाने हैं वो ड्रीम इस तरह से बनाने हैं, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है आपकी जन्म पत्री देख करके कि आपकी कुंडली इस तरह की है। मतलब अगर मेरी सी माइनस कुंडली है और मैं सपने देख रहा हूं ए प्लस वाले, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, क्योंकि मैं आगे चल के अपने आप को मायूस ही करने वाला हूं, क्योंकि मैंने सपने बहुत बड़े बड़े देखे, हकीकत में वो चीज कभी मेरी किस्मत में होने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है। तो मुझे अगर एट डे 1 इन एडवांस बता दिया जाए कि भैया ये तुम्हारी कुंडली है, तुम्हारा जीवन इतना सरल जाने वाला है, इतना संघर्ष वाला जाने वाला है, तो मैं मानसिक तैयारी में कर लेता हूं कि मेरा जीवन इस तरह से जाने वाला है और मुझे उसी में खुश रहने का एक प्रयास करना है। अगर ज्ञानी जी की कुंडली सी माइनस है तो क्या ज्ञानी जी वास्तु आधारित घर में रहकर उसे ए प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। सी माइनस है तो मैं सी भी नहीं कर सकता हूं, वो मेरी डेस्टिनी है। लेकिन अगर नेहा जी की कुंडली बी प्लस है और नेहा जी बी प्लस में नहीं जी रही हैं, सी प्लस में जी रही हैं, क्योंकि वो एक वास्तु दोष वाले मकान में रह रही हैं, तो उनको बी प्लस में जीना चाहिए, लेकिन वो बहुत नीचे सी प्लस में जीवन जी रही हैं। तो वास्तुशास्त्री कहेगा कि आपका जीवन तो अच्छा होना चाहिए नेहा जी, बी प्लस के आसपास होना चाहिए। ये क्या आप सी प्लस में जी रही हैं? ये गैप है आपका, ये गैप मैं आपको भर के दूंगा, आपका मैं वास्तु सुधार के दूंगा, ताकि आप सी प्लस से बी प्लस जो आपकी डेस्टिनी है वहां आप आ जाओ। वास्तुशास्त्री ये डिफरेंस लाके दिखा सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्री कभी ये नहीं कह सकता है कि आपकी जीवन में जो कुंडली है, आपकी जो डेस्टिनी है वो बी प्लस है, लाओ मैं आपको वास्तु ठीक करके आपको ए डबल प्लस कर दूंगा। ये कभी नहीं होगा। आप समझी? मैंने यहां पर इसी मंच पे एक उदाहरण दिया था कि एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि ज्ञानी जी इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पे, एक को नॉर्थ फेस मिलता है, एक को साउथ फेस मिलता है, तो मुझे आप बताइए कि मुझे कौन सा फ्लैट इसमें से लेना है। तो मैंने कहा आप ये इसमें से कोई भी फ्लैट ले लीजिए। बोले नहीं ये वाले नहीं, इस साइड वाला। मैं कहा ये क्यों नहीं? बोले ये जो 4 फ्लैट हैं ये 4 भाई हैं जो इस बिल्डिंग को बनाएंगे और उनके लिए बुक्ड है, मुझे तो इसमें लेना है। मैं कहा आप मुफ्त में भी मत लेना, ये आप मुफ्त में भी मत लेना। बोले ऐसा? पर मैं तो उनके बहुत करीब हूं और मुझे इस बिल्डिंग में फ्लैट लेना है। मैं कहा अगर कोई एक भाई इसमें से स्किप कर जाता है तो क्या आप 5वें भाई गिने जाते हैं इस परिवार के? तो बोला मैं इनका 5वां भाई हूं। अगर कोई एक भाई स्किप कर जाता है तो मैं वैसे इनका 5वां भाई हूं। उनकी माँ कहती है मेरे 5 बेटे हैं, 4 तो मेरे हैं ही, लेकिन डॉक्टर साहब आप भी मेरे बेटे ही हो, बेटे समान हो। तो फिर मैं कहा आप चिंता मत करो, अब दूसरा कोई फ्लैट ढूंढना छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना है, जाके शांति से बैठ जाओ। इसमें से एक भाई जो है वो स्किप कर जाएगा और फिर आपको इस साइड में जगह मिल जाएगी।
बोले ऐसा कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो 4 भाइयों के लिए ही बन रहा है। मैं कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक स्किप जरूर करेगा। 6 महीने बाद उनका फोन आया, बोले ज्ञानी जी एक भाई स्किप कर गया, वो कहता है मैं साथ नहीं रहूंगा, अलग रहूंगा। ठीक है, तो मैं कहा अब आपको मिल रहा है, बोले मेरे को मिल गया। मैं कहा मस्त रहो, मिल गया तो मस्त रहो, वो आप ही के लिए था। ठीक है, पर आपने मुझे कैसे बोला निश्चिंत रहो, वही मेरा सवाल था आपसे। तो वही निश्चिंत रहो आपने कहा क्यों और कैसे कह दिया कि मैं निश्चिंत रहूं और मेरे को अभी सूरत में कोई भी दूसरा फ्लैट ढूंढने की जरूरत नहीं आएगा। मैं कहा साहब वो वास्तु इतना जबरदस्त है कि बात ही मत पूछो। वो जो चीज बनी थी कुदरती, ठीक है, मेरी डिजाइन नहीं थी, वो कुदरती इतनी अच्छी चीज थी कि उसके लिए भी किस्मत चाहिए। तो एक माँ 7 बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी दे सकती है, एक माँ 7 बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी दे सकती है। माँ सत सत नु जन्म देंदी है, कर्म नहीं देंदी, ऐसी पंजाबी में कहावत है कि 7 बच्चों को एक सरी का जन्म दे सकती है लेकिन 7 बच्चों को एक सरी का कर्म नहीं दे सकती। ठीक है, तो जो 4 भाई थे उसमें से एक भाई तो ऐसा होना ही था कि जो उस वास्तु में, इतने अच्छे वास्तु में नहीं जाएगा। आप समझे, एक होता है आर्किटेक्ट हो गया, एक बेटा बाहर निकला पढ़ के आर्किटेक्ट हो गया, बहुत सफल आर्किटेक्ट, समाज ने उसको स्वीकार लिया। दूसरा बच्चा बहुत सफल डॉक्टर, समाज ने उसको स्वीकार लिया। तीसरा बच्चा बहुत सफल वकील, समाज ने उसको स्वीकार लिया। चौथा बेटा पान वाला, माँ ने उसको स्वीकार लिया, समाज ने उसको नहीं स्वीकारा तो माँ ने उसको स्वीकार लिया। ठीक है, हमेशा आप देखना जो गरीब होगा बेटा उसी के साथ माँ रहेगी। माँ किसके साथ रहेगी? गरीब बेटे के साथ रहेगी। माँ अमीर बेटे के साथ कभी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अमीर बेटे के पास माँ के लिए समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि समाज ने उसको इतना स्वीकारा है कि समाज के लिए ही उसके पास समय, और किसी के लिए समय नहीं है। आप समझे? तो सफल लोगों को समाज स्वीकार लेता है, असफल लोगों को माँ स्वीकार लेती है। आप समझे? तो जो पान वाला है माँ उसके साथ रहती है क्योंकि माँ ने उसको स्वीकारा कि ये मेरा बेटा है। बाकी सब है कहने को, लेकिन यूं नहीं है। मेरा ध्यान कौन रखेगा? पान वाला अभी भी रखेगा। मुझे समझ में नहीं आया, जब उस फ्लैट का, उस पूरे फ्लैट का जो 4 फ्लोर थे उनका वास्तु जब इतना अच्छा था तो एक भाई चला क्यों गया? क्योंकि वो उसकी किस्मत में नहीं था इतना अच्छा फ्लैट। तो ज्ञानी जी, तो किस्मत वास्तु आधारित घर से ज्यादा बड़ी हो गई। ये बात हो गई। ठीक है, अब समझो, अभी आपको देवों ने मकान निर्माण के नियम दे दिए हैं कि भाई मकान निर्माण ऐसा होना चाहिए। अब बात आती है कि कर्म जी। कर्म भी कुछ रोल प्ले करेगा, ग्रह भी थोड़े रोल प्ले करेंगे। आपने आज ये रंग के कपड़े पहने हैं तो इसकी असर भी आपके ऊपर होगी। कल आप व्हाइट पहन लेंगी, परसों आप येलो पहन लेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं रंगों का महत्व है। अच्छा, आज आप सुबह उठी तो बहुत फ्रेश मूड में उठी, हो सकता है कल आप उठी तो फ्रेश मूड में न उठी, आपके सिर में दर्द था, आपकी शुरुआत गलत हो गई। इन सब बातों का, हर चीज का कहीं ना कहीं असर है, लेकिन असर कितना है? आपने आज ये कलर पहना है तो आपका मूड एक्स है, कल आपने कोई और कलर पहना है, आपका मूड वाई है। ये कितना असर करता है? 0.00 समथिंग। ठीक है, क्योंकि ये रोज बदलता है, लेकिन आपके मकान का रंग जो है वो नहीं बदलेगा। बिल्कुल नहीं। आपके मकान का जो निर्माण आपने किया है, जो उसके कोने बांधे हैं, पानी की व्यवस्था कहाँ दी है, रसोई, ये नहीं बदलता है, वो फिक्स है। तो वो धीरे धीरे जागरूक होता है। आप समझे? अब ये जो 4 भाई हैं ये कहीं कहीं रह रहे हैं। कोई अच्छे वास्तु में रह रहा है, कोई खराब वास्तु में रह रहा है, कोई बहुत अच्छे वास्तु में रह रहा है, कोई बहुत खराब वास्तु में रह रहा है। अब उनकी ऊर्जाएं उन्होंने अंदर ली हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, तो उनकी ऊर्जाएं उन्होंने अंदर ली हैं। अब ये सारे आकर के एक वास्तु में आके रहना चाहते हैं, एक तरह के वास्तु में। कोई सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। किसी का घर उसको सपोर्ट नहीं करता है कि वो यहाँ के रहे, किसी का ग्रह उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, या किसी के कर्म उसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो अच्छे वास्तु में आके रहे। ठीक है, लेकिन देवों ने आपको शास्त्र के निर्माण नियम दे दिए। आप अच्छा वास्तु में नहीं जाओ वो एक बात है, लेकिन गलत वास्तु में जा रहा है वो दूसरी बात है। गलत वास्तु निर्माण करने की तो शास्त्र में बात ही नहीं हुई है, पर चूंकि मार्केट में वैसे मकान अवेलेबल हैं और दूसरे मकान अवेलेबल ही नहीं है, तो अब आपको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ये मजबूरी है, इसमें फिर कर्म की थियरी नहीं आएगी। आप समझे कि नहीं? यहां तो एक चीज अवेलेबल है, आपको ऑफर की जा रही है और आप नहीं ले रहे हो, तो वो कर्म में आएगा। लेकिन जो जाना चाहता है अच्छे मकान में, उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, वो जाएगा कहां? अगर मैंने किसी क्लाइंट से कहा आप ये मकान नहीं ले सकते, 15 दिन बाद उसने दूसरा दिखाया, नहीं ले सकते हैं, 15 दिन बाद दूसरा दिखाया, नहीं ले सकते हैं, 15 दिन बाद और दिखाया, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 6 महीने के बाद वो कहता है ज्ञानी जी 40 लाख वाला माल 80 लाख का हो गया, आपने मुझे मना किया
कि नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मैं वास्तु में मानने लगा हूं तो मेरे 40 लाख की तो चपत वैसे ही लग गई, ठीक है। बिल्कुल। और आखिरकार जाकर के मुझे एक वास्तु विरुद्ध मकान में ही लेना पड़ा। आप समझे, हमने भी रियलाइज किया कि मार्केट इतनी फास्ट ऊपर जा रही है कि अगर वास्तु को पकड़ के चलते हैं तो अगले का तो यूं ही नुकसान हो रहा है। इसलिए हमने तय कर दिया कि वास्तु को अभी बहुत स्ट्रांगली पकड़ के नहीं चलना है। हम डिस्काउंटेड वास्तु में हां कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि अच्छा मकान बन ही नहीं रहा है, रोके किसके लिए किसी को। तो पीछे 4 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा एक समय निकल गया 6 महीने का कि हम लोगों से कह रहे हैं आप नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते, और हमें पता चला कि हमने लोगों का बल्कि नुकसान करवा दिया। क्योंकि जो चीज उसको तब 40 लाख में मिल रही थी, अब वो चीज उसको 80 लाख में मिल रही है, तो बेचारे के 40 लाख तो गए। हालांकि उसको कोई नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस मकान में वो रह रहा था वो अगर 35 का था तो उसको अब 70 भी मिलने लगा। दोनों तरफ दाम बढ़ गए ना। वो मकान बेच के नहीं बैठा है, वो मकान में बैठा है, वो तो सिर्फ वास्तु वाले मकान में जाना चाह रहा है। तो उसने जब अपना माल बेचा तो वो भी महंगा बेचा, तो उसको डिफरेंस इतना नहीं लगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आदमी परेशान हो जाए। मकान ही नहीं बन रहे वास्तु आधारित। आपने सही कहा कि मकान नहीं बन रहे हैं वास्तु आधारित। आप कहीं भी चले जाइए आपको वास्तु आधारित मकान मिल ही नहीं रहे हैं। हाँ। लेकिन ज्ञानी जी, वास्तु आधारित मकान मिल नहीं रहे हैं, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, और जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो दिन प दिन इतने लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि इंसान सोच रहा है कि मैं आगे अगर रहूंगा तो कहां रहूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जिन घर का वास्तु आधारित नहीं है, जो घर वास्तु दोष से पूरी तरह से परिपूर्ण है, उनके रेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इसमें वास्तु का या फिर वास्तु दोष का कोई हाथ है, या फिर क्या? देखो, ऐसा है कि समाज में एक बात चल रही है कि भाई करप्शन को मिटाया जाए, करप्शन को कम किया जाए। तो करप्शन कम कैसे होगा? तो लोग कहते हैं भाई आप करप्शन देना बंद करो, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बंद काम हो जाएगा। ठीक है। हम कहते हैं कि आप गलत वास्तु वाले मकान बनाना बंद करो। तो वो क्या है, वो माल पड़ा रहेगा बिल्डर के पास। अब जब माल पड़ा रहेगा बिल्डर के पास और लगातार उसके अगर एक प्रोजेक्ट में, 2 प्रोजेक्ट में, 3 प्रोजेक्ट में गलत मकान पड़े रह जाएंगे उसी के पास, क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इतनी अवेयरनेस आए कि लोग गलत मकान को मुफ्त में भी ना लें, ठीक है। तो ये जब गलत मकान बिकना बंद हो जाएंगे तब तो जाहिर है डेवलपर ऐसे मकान बनाना बंद करेंगे। तब तो जाकर के कहीं एक क्रांति आएगी कि ठीक है अब वास्तु आधारित मकान बन रहे हैं, क्योंकि गलत मकान बिल्डर खुद कहे जब कि गलत मकान नहीं बिकता है भाई बनाना ही क्यों, क्योंकि मुनाफा भी उसमें रह गया और थोड़ी मूडी भी उसमें रह गई, तो धंधा क्या किया। इवेंचुअली तो सब धंधा करने निकलते हैं। तो अगर डेवलपर देखे कि मेरा धंधा ही नहीं हो रहा है, गलत मकान नहीं बिक रहा है, तो उससे अच्छा मत बनाओ। तो ठीक है भाई वास्तु आधारित मकान बनाओ, तो लोग भी सुखी रहे, हमारा भी माल बिक जाए। लेकिन मार्केट ऐसी है कि ले लो भाई, ले लो, ले लो भाई, ले लो, दाम बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं। तो मार्केट के ऊपर कितना कंट्रोल है? किसी का कंट्रोल नहीं, डेवलपर का भी कंट्रोल नहीं। डेवलपर ने थोड़ी सोचा था जो जगह मैंने 4000 रुपए फुट में खरीदी, उसके 2 साल के बाद 16000 रुपए फुट दाम हो जाएगा। डेवलपर ने सोचा था क्या? वो भी सोचता है कि ये तो लॉटरी लग गई। हर कोई मतलब वो अच्छे वास्तु में है फिर कि उसने जो नहीं, डिजाइन किया है, जो बनाया वो फट से बिक रहा है। नहीं, ये तो एक मार्केट का वेव होता है, ठीक है। अब मार्केट डाउन जा रही है, अब लोग 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। सिंगापुर की हवाई जहाज की फैमिली के साथ टिकट भी दे रहे हैं कि भैया आप हमारे यहाँ फ्लैट ले लो, हम आपको सिंगापुर घुमा के लाएंगे। कोई कहता है आप हमारे यहाँ फ्लैट ले लो, हम आपको 10 लाख की गाड़ी भी दे रहे हैं। कोई कहता है सोने का कोई ब्रेसलेट देंगे। अब ऐसी ऑफर्स चल रही हैं। अब मार्केट चेंज हो रही है, मार्केट चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर डेवलपर भी अपने दाम आगे पीछे कर रहा है। तो अब 20%, 15%, 5%, 10% कहीं कहीं आप देखोगे कि मार्केट डाउन हो रही है। तो मार्केट डाउन के हिसाब से फिर बाजार की जो सिचुएशन है वो बदल रही है, ठीक है। तो वो मार्केट रिलेटेड है, उससे वास्तु को कोई वो नहीं है कि मार्केट कभी अप कभी डाउन चलता ही रहता है। वो तो अभी एक चली थी, एक आग लगी हुई थी, पूरी दुनिया में आग लगी, तो सारे के सारे दाम ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ गए वो इन्फ्लेटेड था। एक नौकरी पेशा आदमी अपनी तनख्वाह के अंदर रह करके थोड़ा घर खर्च के लिए निकाले, थोड़ा मकान की EMI के लिए निकाले, जब तक दाम वहां सीमित है तब तक आपकी मार्केट अच्छी है। जब नौकरी पेशा आदमी के सैलरी के बाहर निकल जाती है वो रेट, तो इन्फ्लेशन है। तो ये कहीं ना कहीं टूटेगा, ये कहीं ना कहीं गिरेगा, क्योंकि इन्वेस्टर चाहे कितना भी पैसा लगाएगा, आखिरकार मकान लेने वाला तो कंज्यूमर है, नौकरी पेशा आदमी है। तो नौकरी पेशा आदमी के दायरे में अगर वो मकान आएगा तभी वो ले पाएगा, नहीं तो वो बैठा है जहां बैठा है, ठीक है। तो उसको वापस डाउन आना ही है, आके ही रहेगा, नहीं तो माल खरीदेगा कौन? आप समझे कि नहीं? इन्वेस्टरों को जो करना था कर लिया, डेवलपर को जो करना था कर लिया, अब धीरे 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 वापस
वापस कहीं एक जगह आके ऐसा रुकेगा जहां आदमी सोचेगा शायद अब मैं ले सकता हूं, उसको वहां तक आना ही पड़ेगा। आप समझे? सही कहा आपने। और ज्ञानी जी, देखा जाए तो हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं। आप कह रहे हैं, बल्कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल की बात की जाए तो कहीं भी घर वास्तु आधारित देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में यानी 21वीं सदी में हम वास्तु शास्त्र को कितना फॉलो कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि आजकल ज्यादातर फ्लैट बन रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बता दूं, ये फर्ज कर लो आपकी जीना हो गया और यहाँ कहीं आपकी लिफ्ट हो गई, ठीक है। अब एक ये प्रवेश है, एक ये प्रवेश है, एक ये प्रवेश है, एक ये प्रवेश है। इसको 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो। ये नॉर्थ गिन लो, ये ईस्ट गिन लो, ठीक है, ये साउथ गिन लो, ये वेस्ट गिन लो, ठीक है। हम कहते हैं इसकी ईशान की एंट्री है, क्योंकि इस फ्लैट को नॉर्थ और ईस्ट की एंट्री है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसकी एंट्री साउथ वेस्ट की है, तो यहाँ से सर्व संघर्ष आता है, यहाँ से रोग आता है। ये मकान रोग देगा, कब देगा? 7 साल के बाद। ये क्या देगा? संघर्ष देगा, ठीक है। और ये प्रदेश गमन देगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये मकान लेना चाहिए और ये 3 मकान हम कहते हैं ना ले, ठीक है। कई बार ये मकान हाँ भी कहते हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ता है इसमें नैतिकता कैसा है। तो हम क्या करते हैं कि 4 में से 1 सिलेक्ट करके देते हैं कि आपको ये लेना है। अब आजकल की जो डिजाइन आ रही है उसमें यहाँ पर इस कमरे में एक बाथरूम होता है और यहाँ एक बालकनी होती है, ठीक है। अब ये जो बाथरूम बालकनी है हमारे में दोष माना जाता है, तो इसको हम फिर कहते हैं ये लेना है, लेकिन इसका निवारण करना है, क्योंकि साउथ वेस्ट में टॉयलेट अलाउड नहीं है। तो लेना है लेकिन निवारण करना, ये 3 से हम बचाते हैं लोगों को, ठीक है। तो जो हमारे पास आता है हम उनको कहते हैं आप ये वाला ले सकते हैं, दूसरे 3 आप नहीं ले सकते हैं। इसको तो मुफ्त में भी नहीं लेना है। दर्शकों, इस मकान को जिसकी एंट्री पश्चिम और दक्षिण से है, ये मकान तो मुफ्त में भी लेना नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये लेना है, लेकिन ये भी हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि यही सबसे अच्छा है इन दी गिवन सिचुएशन, इसलिए ये लेना है। क्योंकि अगर हम ये भी मना कर रहे हैं तो फिर यह आदमी मकान ले ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने ज्यादा गलत मकान बन रहे हैं। तो हम कहते हैं ईशान का जिसमें प्रवेश हो ऐसा ले। अब गुजरात में यह हुआ है कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट फ्लोट किया जाता है तो बिल्डर जानते हैं कि सब इसके ऊपर टूटने वाले हैं, तो वो जिस दिन प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं उस दिन यहाँ पर वो बिंदी, श्रृंगार बिंदी, उनके जो नक्शे होते हैं उसमें ये वाले मकान पे श्रृंगार बिंदी टिक लगा देते हैं कि ये बिक गए हैं, अब इसकी बात करो। आप समझे? उनको मालूम है ये तो कभी भी बिक जाएगा। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 09925048011, 09879108652, 09879108653, 08653, 0987910 08654, 08980005760, 08980005761, 08980005762 और 08980005763। हमारा फोन नंबर है 0265235412। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265235413। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com। आप हमारे कार्यक्रमों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.vastuassociates.com।